Molecular term symbols and electronic transitions for diatomic molecules। देखो ध्यान देना, डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स के लिए मॉलिक्यूलर टर्म सिंबल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस की बात करनी है। पहले हमने बात करी थी किसकी, एटॉमिक टर्म सिंबल्स और उनके बीच होने वाले ट्रांजिशंस की। जब एटॉमिक टर्म सिंबल्स की अपन बात करते हैं तो वहाँ पर एटम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन काम में लेते हैं, और जब हम मॉलिक्यूलर टर्म सिंबल की बात करेंगे तो यहाँ पर मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हम काम में लेंगे। ध्यान देना, मॉलिक्यूलर टर्म सिंबल के केस में मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन काम में लिया जाएगा, जबकि एटॉमिक टर्म सिंबल के केस में किसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन काम में लिया था। क्या हुआ, इतनी टेंशन में क्यों है यार? CSIR नेट क्रैक करना है और ऑनलाइन ऐप्स पे इतने महंगे महंगे कोर्सेज। बस इतनी सी बात की टेंशन। अपने स्मार्टफोन में अभी डाउनलोड कर एचडॉल क्लासेस ई-लर्निंग ऐप। उस पे हर संडे होता है स्कॉलरशिप टेस्ट। स्कॉलरशिप टेस्ट देकर तू जीत सकता है 6 मंथ्स, 1 मंथ, 3 मंथ, अलग अलग वैलिडिटी के कोर्सेज एकदम फ्री में, और तू उसे फ्री एक्सेस कर सकता है। और तो और उस पे बहुत सारा फ्री स्टडी मटेरियल अवेलेबल है। Shortage of money is not a barrier anymore. Edgecon classes are always here to help you. Download our app now. एटम का काम में लिया था। तो देखो, मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखने के लिए आपको पहले से ही MOT मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की नॉलेज होना जरूरी है ना। MOT कंप्लीट पढ़ा रखी है, इसके वीडियोज ऑलरेडी अवेलेबल है कंप्लीट, आप चाहो तो उसको देख लेना पहले, ठीक है ना। MOT के बेसिस पर हम मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख सकते हैं, और उसी के बेसिस पर फिर मॉलिक्यूलर टर्म्स हम निकालते हैं, और फिर उन टर्म्स के बीच हम इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस की बात करते हैं। समझ में आ रहा है ना। चलो देखते हैं अब यहाँ पर। देखो, डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स की अगर बात करें तो बेसिकली यहाँ पर 2 केस ले सकते हैं। देखो, डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स 2 केस यहाँ पर लिया जा सकता है। कौन कौन सा? देखो, एक तो हो सकता है होमोडाइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स, और एक केस यहाँ पर ले सकते हैं हेट्रोडाइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। समझ में आ रहा है ना। अब देखो, होमोडाइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स की बात करें तो यहाँ पर जो टर्म सिंबल है वो क्या होता है। देखो, टर्म सिंबल यहाँ पर इस तरह से लिखते हैं 2s+1 L G या फिर U। देखो ध्यान देना, जो एटॉमिक टर्म सिंबल है ना उसको इस तरह से लिखा था 2s+1 Lj। J रिजल्टेंट स्पिन ऑर्बिटल क्वांटम नंबर है। यहाँ पर J काम में नहीं लेते, यहाँ पर बल्कि क्या काम में लेते हैं, G या फिर U काम में लेते हैं। G से मतलब G-रेड है, और U से मतलब होता है अनजीरेड। ये तो सबको पता है ही सही भाई, ठीक है ना। अनजीरेड समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? क्लियर है यहाँ तक, ठीक है ना। तो ये हो गया होमोडाइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स के लिए टर्म सिंबल इस तरह से लिखते हैं, ठीक है। हेट्रोडाइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स की बात करें तो यहाँ पर टर्म सिंबल होगा 2s+1 L। यहाँ पर देखो, G या U काम में नहीं लेते हेट्रोडाइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स में। देखो, G और U इज नॉट यूज्ड। यहाँ पर G या U काम में नहीं लेते। समझ में आ रहा है ना? किसी को कोई डाउट है क्या? देखो, यदि मॉलिक्यूल में सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होते किसी ऑर्बिटल में तो अपन G काम में लेते हैं, सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं हो तो U काम में लेते हैं, ठीक है ना। होमोडाइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स में सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होती है, उसी के रिगार्डिंग यहाँ पर G या U की अपन बात कर सकते हैं। हेट्रोडाइएटॉमिक मॉलिक्यूल जैसे अपन बात करें HF, HCl एटसेट्रा, तो इनमें कोई सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट हो ही नहीं सकती, यहाँ पर G-रेड या अनजीरेड आप काम में नहीं लेते। मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। अब देखो ध्यान देना, ये तो हो गया कि एक डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल होमोडाइएटॉमिक हो तो टर्म सिंबल इसके अकॉर्डिंग निकालनी, हेट्रोडाइएटॉमिक मॉलिक्यूल है तो टर्म सिंबल आपको इसके अकॉर्डिंग निकालनी है। अब इन टर्म्स को कैसे आप कैलकुलेट करोगे उसके बारे में हम बात कर ले। तो देखो ध्यान देना, यहाँ पर देखो जो S है, S का मतलब वही रिजल्टेंट स्पिन क्वांटम नंबर है, S का मतलब रिजल्टेंट स्पिन क्वांटम नंबर। तो यहाँ पर आप समेशन SI कर सकते हो या फिर डायरेक्ट n/2 भी कर सकते हो। n क्या है? नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर देखो, इसको ऐसा लिख दो मैं S1 + S2 + S3 इस तरह से।
जितने भी इलेक्ट्रॉन है सभी के स्पिन क्वांटम नंबर को सम करना है, या एस इक्वल डायरेक्ट n/2 कर सकते हैं। n क्या है? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। n इक्वल है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। समझ में आ रहा है यहाँ तक? ठीक है ना, ये हो गया रिजल्टेंट स्पिन क्वांटम नंबर। अब बात करते हैं एल। एल क्या है अपन को पता है इसे? रिजल्टेंट ऑर्बिटल एंगुलर क्वांटम नंबर, रिजल्टेंट ऑर्बिटल एंगुलर क्वांटम नंबर, ऑर्बिटल एंगुलर क्वांटम नंबर, एंगुलर क्वांटम नंबर, रिजल्टेंट ऑर्बिटल एंगुलर क्वांटम नंबर, ये एल है या नहीं है? देखो एल की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, पहले उसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर देखो ध्यान देना, एल की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं। देखो ध्यान देना, जैसे अपन कहते हैं, देखो ऑर्बिटल्स की अगर बात करें तो ऑर्बिटल्स या बॉन्ड की बात कर लेते हैं अपन। देखो बॉन्ड सब जानते हो, जैसे सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, ठीक है ना, डेल्टा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, सब जानते हो इनको, ठीक है ना। ये एक्चुअली क्या बॉन्ड्स है, और सिग्मा पाई डेल्टा ये सब ऑर्बिटल्स होते हैं। अपन को पता है, जैसे सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, डेल्टा बॉन्ड होते हैं ना, तो इसी तरह से ऑर्बिटल्स होते हैं, सिग्मा ऑर्बिटल, पाई ऑर्बिटल, डेल्टा ऑर्बिटल, इस तरह से अपन बात कर सकते हैं। तो देखो ध्यान देना, समझना आप यहाँ पर, ये हो गए बॉन्ड्स, ये स्मॉल लेटर है, स्मॉल लेटर, और इनको अपन एक तरह से ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर इन्हीं को अपन कैपिटल कर दें, कैपिटल का मतलब यहाँ पर यू कर दे, जैसे सिग्मा को कैपिटल सिग्मा कर दिया, ये सिग्मा को कैपिटल सिग्मा कर दिया इस तरह से, पाई को भी कैपिटल पाई कर दिया इस तरह से, ठीक है, डेल्टा को कैपिटल डेल्टा कर दिया इस तरह से, पाई को कैपिटल पाई कर दिया इस तरह से। तो इस कंडीशन में फिर ये टर्म को बताएगा। देखो मैं आपको पहले भी एक्सप्लेन कर चुका था ये बात, जब स्मॉल लेटर में लिखे जाते हैं तो ऑर्बिटल्स के रेस्पेक्ट में होता है, जब उन्हीं को हम कैपिटल बना देते हैं तो टर्म्स के रेस्पेक्ट में होता है। अब देखो ध्यान देना, एल की वैल्यू के बेसिस पर ही हम टर्म डिसाइड करते हैं। देखो समझना, एल की वैल्यू जैसे 0, 1, 2, 3, तो एल की वैल्यू के बेसिस पर टर्म डिसाइड करते हैं। तो टर्म क्या होगी? एल की वैल्यू 0 होगी तो टर्म होती है सिग्मा, ये सिग्मा। एल की वैल्यू 0 पर टर्म होती है सिग्मा, एल की वैल्यू 1 होने पर टर्म होते हैं पाई, एल की वैल्यू 2 होने पर टर्म डेल्टा, एल की वैल्यू 3 होने पर टर्म होती है पाई। इस तरह से आप यहाँ पर कैलकुलेशन करते हो। अब ये तो फिक्स हो गया कि एल की वैल्यू के बेसिस पर हम टर्म डिसाइड कर सकते हैं, जैसे वहाँ पर करते थे ना पहले वाले केस में एटॉमिक टर्म सिंबल में, कि एल की वैल्यू 0, 1, 2, 3 इस तरह से हो तो टर्म होती है एस, पी, डी, एफ, इस तरह से। यहाँ पर भी इसी तरह देखते हैं, एल की वैल्यू 0, 1, 2, 3 होने पर टर्म यहाँ पर होते हैं सिग्मा, पाई, डेल्टा, फाई, इस तरह से यहाँ पर टर्म होती है। अब क्वेश्चन ये है कि एल की वैल्यू कैसे डिसाइड करोगे? भाई ये तो पता चल गया आपको कि एल की वैल्यू के बेसिस पे आप टर्म डिसाइड करोगे, लेकिन अब ये तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा ना कि एल आप कैसे कैलकुलेट करोगे, एल कैसे कैलकुलेट करोगे, इसके बारे में बात करें। चलो देखते हैं इसके बारे में, एल कैसे कैलकुलेट करोगे। तो देखो कैलकुलेशन ऑफ एल, कैलकुलेशन ऑफ एल, एल की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करोगे? देखो एल इक्वल अपन को पता है क्या होता है, एल इक्वल एक्चुअली क्या होता है, समेसन एम आई होता है। इसको इस तरह भी लिख सकते हैं L1 + L2 + L3, इस तरह से भी आप कर सकते हो। समझ में आ रहा है ना? अब देखो यहाँ पर क्या करते हैं, जैसे सिग्मा ऑर्बिटल का केस है, सिग्मा ऑर्बिटल का केस है तो यहाँ पर होता है 0, m की वैल्यू होती है यहाँ पर 0, ठीक है। सिग्मा ऑर्बिटल के लिए m की वैल्यू कितनी होती है? 0 होती है। फिर अपन बात करें जैसे पाई ऑर्बिटल है, पाई ऑर्बिटल कितने होते हैं? 2 होते हैं ना, तो यहाँ पर इस तरह से आप लिख सकते हो, ये पाई ऑर्बिटल 2 हो गए। समझ में आ रहा है ना? n के लिए m की वैल्यू, एक के लिए आपको +1, दूसरे के लिए -1 लेनी होती है। समझ में आ रहा है ना? कैसे करोगे कैलकुलेशन सब देखेंगे। पहले ध्यान देना, सिग्मा के लिए m की वैल्यू 0, पाई के लिए m की वैल्यू +1 और -1 होते हैं। समझ में आ रहा है? फिर अपन बात करें यहाँ पर, डेल्टा ऑर्बिटल, डेल्टा ऑर्बिटल की अगर बात करें तो देखो डेल्टा ऑर्बिटल भी 2 होते हैं भाई, डेल्टा ऑर्बिटल भी कितने होते हैं? 2 होते हैं। ये डेल्टा ऑर्बिटल की बात करें तो m की वैल्यू जो इनके लिए होती है +2 और -2 होती है, इस तरह से यहाँ पर चलते हैं ये m की वैल्यू। और जब l की वैल्यू आप कैलकुलेट करोगे तो क्या करोगे? समेसन एम आई करोगे। अब देखो एक एग्जाम्पल की तरफ अपन यहाँ पर समझते हैं।
एक एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पर अपन समझते हैं। देखो एग्जाम्पल क्या है, जैसे अपन बात करें, सपोज करो ये केस है पाई जी पाई 1 और पाई 1, ये केस है मान के चलो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब आपको एल की वैल्यू देखनी, किसके लिए एल की वैल्यू क्या होगी, तो आप कैसे करोगे, देखो पाई 1 इस तरह से है ना, ये ठीक है। इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन, इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन, इसके लिए +1, इसके लिए -1 हो गया ना। तो जब एल की वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो क्या करोगे, समेशन mi, तो कुल मिलाकर आपको यहाँ पर जोड़ना है +1 और -1, जोड़ोगे तो 0 हो गया। तो L इक्वल यहाँ पर कितना हो गया, 0। करने का मतलब एक्चुअली होता है कि जिन जिन ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उन सभी ऑर्बिटल्स के लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का आप सम कर दो, L की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, ठीक है ना। मान के चलो कि केस इस तरह से, सपोज करो पाई 2 पाई 1 इस तरह का केस है मान लो, तो आप L की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करोगे, देखो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन, ये +1 ये -1, L की वैल्यू कैलकुलेट करना। इलेक्ट्रॉन कितने हैं, यहाँ पर 2 है ना, एक इलेक्ट्रॉन के लिए +1, दूसरे के लिए +1, तो 1 + 1, इसके लिए -1 हो गया, तो यहाँ पर हो गया 1, तो L इक्वल यहाँ पर हो गया 1। इस तरह से L की वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हो। अब देखो L की वैल्यू कैलकुलेट करके फिर आप टर्म डिसाइड करोगे। जैसे मान के चलो इस केस की अपन बात करें, इस केस में L कितना आ गया, L इक्वल 0 आ गया। L इक्वल 0 पर टर्म होती है यहाँ पर सिग्मा, L इक्वल 0 पर टर्म क्या होती है, सिग्मा होती है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, ठीक है ना। फिर अपन बात करें किसकी, इसकी L इक्वल यहाँ पर 1, L इक्वल 1 पर टर्म क्या होती है, L इक्वल 1 पर टर्म होती है पाई। समझ में आ रहा है, तब क्लियर हो गया होगा कि L की वैल्यू आपको कैसे कैलकुलेट करनी है। तो L की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो इसके बेसिस पर, ठीक है ना। समझ में आ रहा है, L की वैल्यू के बेसिस पर फिर आप क्या कैलकुलेट करोगे, टर्म आप कैलकुलेट करोगे। आगे एग्जांपल्स लेंगे, सब कुछ आपके क्लियर हो जाएगा बहुत ही आसानी से। अब देखो ध्यान देना, समझना, देखो फॉर होमोडाइटोमिक मॉलिक्यूल, होमोडाइटोमिक मॉलिक्यूल्स के केस में आपको क्या काम में लेना है, देखो यूज्ड G एंड U ये लेना है। अब देखो इसको कैसे यूज में लोगे, G इंटू G इक्वल होता है G, U इंटू U इक्वल होता है G, और G इंटू U इक्वल U, और U इंटू G इक्वल U होता है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। एग्जाम्पल से लेंगे सब कुछ क्लियर हो जाएगा ऑटोमेटिक ही। समझ में आ रहा है, क्लियर है। तो जो टर्म अपन ने बात करी थी 2s + 1, s की वैल्यू तो समेशन SI से कैलकुलेट हो ही जाएगा, ठीक है ना। और 2s + 1 G और U, इसकी जो अपन बात कर रहे थे ये तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी हो गई। s की वैल्यू समेशन SI के बेसिस पर आप कैलकुलेट कर सकते हो, L की वैल्यू समेशन MI के बेसिस पर कैलकुलेट कर सकते हो, G और U को हम इसके बेसिस पर डिसाइड करेंगे। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, कोई डाउट है क्या, नहीं ना, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। और अगर हेट्रोडाइटोमिक मॉलिक्यूल है तो फिर G या U आप काम में लेते ही नहीं हो। समझ में आ रहा है यहाँ तक, किसी को मेरे हिसाब से कोई डाउट अब नहीं होगा। समझ में आ रहा है ना। अब देखो ध्यान देना, समझना, अगर अपन बात करें सिग्मा ऑर्बिटल, देखो सिग्मा ऑर्बिटल्स में 2 केस हो गए, कौन कौन से, सिग्मा में 2 केस हो गया, देखो सिग्मा बॉन्डिंग और सिग्मा एंटी बॉन्डिंग। पाई में भी 2 केस हो गए, पाई बॉन्डिंग है ना, पाई डायरेक्ट लिख दो तो बॉन्डिंग है, और पाई एंटी बॉन्डिंग। डेल्टा में भी 2 केस हो गए, जैसे डेल्टा बॉन्डिंग और डेल्टा एंटी बॉन्डिंग, इस तरह से। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। अब एक बात ध्यान देना, देखो सिग्मा बॉन्डिंग की अगर बात करें तो सिग्मा बॉन्डिंग ऑर्बिटल G रेड होता है। एमओटी के अंदर सब कुछ एक्सप्लेन कर रखा है कैसे होता है। ध्यान देना, किसी भी ऑर्बिटल में यदि सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होती है तो G रेड होता है, और सेंटर ऑफ सिमेट्री एब्सेंट होती है तो अनजी रेड होता है। ध्यान देना यार, देखो सिग्मा G रेड होता है तो सिग्मा स्टार एंड अनजी रेड होगा, यू समझ में आ रहा है ना। अब देखो ध्यान देना, सिग्मा बॉन्डिंग G रेड है तो सीधी बात है पाई बॉन्डिंग अनजी रेड होगा। फिर ये यहाँ पर G रेड आया, यहाँ पर अनजी रेड आया, सिग्मा बॉन्डिंग G रेड, पाई बॉन्डिंग अनजी रेड, तो डेल्टा बॉन्डिंग G रेड होगा। इस तरह से आप चल सकते हो। आगे भी चाहिए तो अपन लिख सकते हैं, देखो फाई के केस में जैसे फाई बॉन्डिंग और पाई एंटी बॉन्डिंग, इस तरह से आगे भी लिख सकते हैं। अभी आगे काम में नहीं आएगा इसलिए लिखने की आवश्यकता नहीं है। समझ में आ रहा है ना। तो देखो सिग्मा बॉन्डिंग G रेड
पाई बॉन्डिंग अनजीरेड, डेल्टा बॉन्डिंग जीरेड, कंटिन्यू चलेगा। चलो 5 भी लिख देता हूँ, 5 बॉन्डिंग फिर अनजीरेड होगा। समझ में आ रहा है? अब देखो सिग्मा एंटी बॉन्डिंग अनजीरेड है तो पाई एंटी बॉन्डिंग जीरेड होगा, अल्टरनेट करना है तो फिर डेल्टा एंटी बॉन्डिंग अनजीरेड होगा, तो फिर 5 एंटी बॉन्डिंग जीरेड होगा। तो देखो ध्यान देना, यहाँ पर चलना बॉन्डिंग का केस ले रहे हैं, जीरेड अनजीरेड जीरेड अनजीरेड। एंटी बॉन्डिंग में देखो अनजीरेड जीरेड अनजीरेड जीरेड, कुल मिलाकर आप एक को ध्यान रख लो। एक को किसको कि आप चाहो तो सिग्मा बॉन्डिंग को ध्यान रख लो, बाकी सब कुछ ऑटोमेटिक हो जाएगा। देखो सिग्मा पाई डेल्टा फाई, सिग्मा बॉन्डिंग जीरेड है। अब आगे अल्टरनेट चल दो, सिग्मा बॉन्डिंग जीरेड है तो पाई बॉन्डिंग अनजीरेड, डेल्टा बॉन्डिंग फिर जीरेड, फाई बॉन्डिंग अनजीरेड। ठीक है, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग अनजीरेड है क्योंकि बॉन्डिंग जीरेड होगा तो एंटी बॉन्डिंग 100% अनजीरेड ही होगा। तो ये अनजीरेड है तो फिर यहाँ जीरेड, फिर अनजीरेड, फिर यहाँ पर जीरेड। अल्टरनेट चलना है, एक को आपको ध्यान रखना है, बाकी को याद रखने की आवश्यकता नहीं है, बाकी डायरेक्ट आपको याद हो जाएंगे। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? अब देखो एक बात और समझना, देखो जैसे सिग्मा की बात करें तो सिग्मा को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। समझाने के लिए मैं बता देता हूँ, जैसे यहाँ पर 1s + 1s ये मिलकर सिग्मा बनाते हैं, तो यहाँ पर हो गया ये प्लस प्लस, ये सिग्मा है। देखो ध्यान देना, मैंने आपको क्या बताया, जिन ऑर्बिटल्स में सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होते हैं उनको जीरेड जी से रिप्रेजेंट करेंगे, जिनमें सेंटर ऑफ सिमेट्री एब्सेंट होते हैं उसको यू मतलब अनजीरेड से रिप्रेजेंट करेंगे। इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है या नहीं है? प्रेजेंट है ना, तो इसको आप जीरेड बोलोगे, तो ये सिग्मा जीरेड हो गया। ये केस हो गया एक्चुअली सिग्मा बॉन्डिंग का। किसका केस हो गया? ये सिग्मा बॉन्डिंग का। अब बात करते हैं, देखो सिग्मा एंटी बॉन्डिंग, ये तो सिग्मा बॉन्डिंग हो गया। अब बात करते हैं सिग्मा एंटी बॉन्डिंग। सिग्मा एंटी बॉन्डिंग में इस तरह से चलेंगे, जैसे 1s यहाँ पर माइनस या प्लस कर दो और यहाँ पर माइनस, एक में वेव फंक्शन प्लस एक में माइनस लेना है, तो उस कंडीशन में यहाँ पर यू रिप्रेजेंट करेंगे। देखो इसको यू रिप्रेजेंट करेंगे हम, एक तरफ प्लस दूसरी तरफ माइनस, इस तरह से आप इसको रिप्रेजेंट करोगे, ठीक है ना। अब देखो ध्यान देना, ये हो गया सिग्मा एंटी बॉन्डिंग। सिग्मा एंटी बॉन्डिंग ये अनजीरेड है या नहीं है? ये अनजीरेड है। समझ में आ रहा है ना? ये क्या हो गया? अनजीरेड हो गया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। क्या सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है? इधर साइन अलग आ रहा है, इधर साइन अलग आ रहा है, यहाँ पर सेंटर ऑफ सिमेट्री कुल मिलाकर प्रेजेंट नहीं होगी। समझ में आ रहा होगा? किसी को कोई डाउट यहाँ पर नहीं होगा। क्लियर है यहाँ तक? तो देखो एक का फिक्स कर लो, सिग्मा बॉन्डिंग जीरेड है तो सिग्मा एंटी बॉन्डिंग अनजीरेड है, फिर बाकी में सिग्मा पाई डेल्टा पाई, बाकी में अल्टरनेट आप चलो, ठीक है ना। जैसे जीरेड अनजीरेड जीरेड अनजीरेड, फिर अनजीरेड जीरेड अनजीरेड जीरेड, इस तरह से आप चलो। एक का ध्यान रख लो, बाकी का ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है ना। तो ये तो क्या जीरेड अनजीरेड कैसे डिसाइड करोगे? क्लियर है। अब एक बात ध्यान देना, समझना आप कि यदि L की वैल्यू 0 हो, यदि L = 0 हो तो टर्म कौन सी होती है? टर्म होती है सिग्मा। सिग्मा टर्म के केस में यहाँ पर राइट सुपरस्क्रिप्ट पर प्लस या फिर माइनस काम में लिया जाता है, या तो यहाँ पर प्लस लिखा जाता है या फिर क्या लिखा जाता है? माइनस काम में लिया जाता है। तो देखो ध्यान देना, यहाँ पर प्लस या माइनस कैसे काम में लोगे आप? देखो दो तरह के केस ले सकते हैं। इन केस ऑफ सिग्मा ऑर्बिटल्स, अगर केस सिग्मा ऑर्बिटल्स का है तो उस कंडीशन में आपको प्लस काम में लेना है ना, पॉजिटिव, ये आपको काम में लेना है, यूज्ड प्लस। करने के मतलब अगर सिग्मा ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, इसका केस है, तो आप यहाँ पर हमेशा प्लस काम में लोगे। समझ में आ रहा है ना। और नेक्स्ट केस अपन ले सकते हैं, इन केस ऑफ पाई ऑर्बिटल्स। आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, एग्जांपल्स लेंगे, सब कुछ आपकी क्लियर हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो अगर केस किसका हो? इन केस ऑफ पाई ऑर्बिटल्स, पाई ऑर्बिटल्स का केस हो तो आपको क्या करना है? देखो यहाँ पर दो तरह के केस अपन ले सकते हैं। देखो 2s+1, ये आपको देखना है। देखो 2s+1 स्पिन मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू 3 हो तो आपको यहाँ पर माइनस काम में लेना है। 3 हो तो देखो यूज्ड माइनस, और 2s+1 स्पिन मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू यदि 1 आती है तो आपको प्लस काम में लेना है, यूज्ड प्लस। अब समझ में आ गया होगा। देखो क्या बोला
यदि सिग्मा का केस है तो आप राइट सुपर स्क्रिप्ट पर प्लस या फिर माइनस काम में लोगे। समझ में आ रहा है? अगर सिग्मा ऑर्बिटल्स का केस है और टर्म आती है ये, तो राइट सुपर स्क्रिप्ट पर प्लस काम में लोगे। सिग्मा पाई ऑर्बिटल्स का केस है, टर्म आती है ये, तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी चेक करोगे। स्पिन मल्टीप्लिसिटी 3 आती है तो नेगेटिव काम में लोगे, और स्पिन मल्टीप्लिसिटी 1 आती है तो आप पॉजिटिव यहाँ पर काम में लोगे। अब सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अब हम एग्जाम्पल्स लेकर देखते हैं। अभी तक जो भी पॉइंट्स मैंने बताए उनको मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। देखो क्या होता है, होमोडाइएटोमिक मॉलिक्यूल्स के केस में होमोडाइएटोमिक मॉलिक्यूल्स के केस में आप टर्म काम में लेते हो 2s+1 L G और U, और हेट्रोडाइएटोमिक मॉलिक्यूल्स के केस में टर्म होती है 2s+1 L। यहाँ पर G या U काम में नहीं लेते, ये केस है। एस रिजल्टेंट स्पिन क्वांटम नंबर है, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है सभी के स्पिन क्वांटम नंबर को सम करके रिजल्टेंट स्पिन क्वांटम नंबर S कैलकुलेट किया जाता है। उसी के बेसिस पर 2s+1 यहाँ पर आ जाएगा। समझ में आ रहा है? L कैलकुलेट करने के लिए समेशन mi करना है। सिग्मा ऑर्बिटल्स के लिए m की वैल्यू 0, पाई के लिए +1 -1, डेल्टा के लिए +2 -2, इस तरह से वैल्यू होते हैं। L की वैल्यू के बेसिस पे टर्म कैलकुलेट करोगे। L की वैल्यू 0 होने पर टर्म सिग्मा, 1 होने पर टर्म पाई, 2 होने पर टर्म डेल्टा, 3 होने पर टर्म फाई होगी। इस तरह से कैलकुलेट करोगे L के बेसिस पे टर्म, ठीक है ना। फिर इलेक्ट्रॉन आप भरोगे। इलेक्ट्रॉन आप भरते समय आप जीरेड टू जीरेड, अनजीरेड टू अनजीरेड, इस तरह से चलोगे। यदि जीरेड टू जीरेड हो तो जी काम में लेना है, अनजीरेड टू अनजीरेड हो तो भी जी काम में लेना है, जीरेड टू अनजीरेड या फिर अनजीरेड टू जीरेड हो तो फिर आपको म्यू काम में लेना है, यू काम में लेना है। इस तरह से यहाँ पर ये आप काम में लेते हो। समझ में आ रहा है ना। और यदि टर्म कौन से बन गए, भाई सिग्मा यदि टर्म बन गया तो राइट सुपरस्क्रिप्ट पर प्लस या फिर माइनस अपन काम में लेते हैं, ठीक है ना। तो उसके लिए क्या करना है, यदि सिग्मा ऑर्बिटल्स का गैस है तो हमेशा प्लस काम में लोगे। पाई ऑर्बिटल्स का केस है तो आप स्पिन मल्टीप्लिसिटी चेक करो। स्पिन मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू 1 आती है तो प्लस काम में लो, 3 आती है तो माइनस आप काम में लो। हेट्रोडाइटोमिक मॉलिक्यूल्स का केस है तो G या U आप काम में यहाँ पर लेते ही नहीं हो, केवल आपका काम इन दोनों से ही हो जाएगा। मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा, किसी को कोई डाउट नहीं होगा, सबके अब समझ में आ गया होगा। और यहाँ पर मैं इसको तो लिख देता हूँ ताकि आपका कन्फ्यूजन ना हो, ये माइनस, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या आपको ध्यान रखना है कि सिग्मा का केस हो तो प्लस काम में लेना है, पाई का केस हो तो 2 केस आपको बनाना है। कौन से, यहाँ पर 2s+1 आपको देखना है, 2 केस बना दिया। 2s+1 = 1 प्लस काम में लो, और 2s+1 = 3 आप माइनस काम में लो। ये यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक है ना। देखो ये मॉलिक्यूलर टर्म सिंबल्स काफ़ी इजी होते हैं, बहुत ही आसानी से आप इनको निकाल सकते हैं। कुछ एग्जांपल्स लेकर देखते हैं यहाँ पर, ताकि सब कुछ सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाए। समझ में आ रहा है ना। अच्छा एक बात और ध्यान देना, मॉलिक्यूलर टर्म सिंबल निकालने के लिए मॉलिक्यूल्स का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपको लिखना आना चाहिए। मॉलिक्यूल्स का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखने के लिए अपन MOT काम में लेते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, है ना। अगर किसी को मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी नहीं आती है तो एक बार आप पहले MOT के वीडियोज ज़रूर देख लेना, ताकि वहाँ से सारे डाउट आपके क्लियर हो सके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से संबंधित। चलो देखते हैं अभी यहाँ पर। देखो जैसे अपन सपोज करो H2 मॉलिक्यूल की बात करें, H2 मॉलिक्यूल, देखो H2 मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा कौन सा, सिग्मा जीरेड 2, ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है। MOT के बेसिस पे अपन लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर सिग्मा है, 2 इलेक्ट्रॉन आप भरोगे, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन भरोगे तो स्पिन अपोजिट ही रहेगी। M की वैल्यू सिग्मा के लिए होते हैं 0। अब देखो ध्यान देना, S की वैल्यू रिजल्टेंट स्पिन क्वांटम नंबर +1/2 -1/2, तो यहाँ पर हो गया +1/2 -1/2 = 0। तो 2s+1 S के स्थान पे 0 रखोगे तो 2s+1 1 हो जाएगा। देखो L की वैल्यू की बात करें तो एक इलेक्ट्रॉन के लिए 0, दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए भी 0, तो 0 + 0, 0 + 0 = 0 होगा। अगर L की वैल्यू 0 आती है तो टर्म कौन से हो गए भाई, टर्म होगी यहाँ पर सिग्मा,
टर्म कौन सी हो गई, सिग्मा। 2s + 1 की वैल्यू 1 हो गई, टर्म हो गई सिग्मा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? अब देखो केस किसका है, सिग्मा का केस है ना, इसलिए क्या काम में लोगे आप, प्लस काम में लोगे, राइट सुपरस्क्रिप्ट पर। अब देखो ध्यान देना, सिग्मा जीरेड है तो एक इलेक्ट्रॉन के लिए जीरेड, दूसरा इलेक्ट्रॉन फिर, क्योंकि एक ही तो ऑर्बिटल में सिग्मा में है तो जीरेड इंटू जीरेड 2 है ना, तो यहाँ जीरेड इंटू जीरेड का मतलब जीरेड होता ही नहीं होता। तो यहाँ पर अब टर्म सिंबल कैसे निकालोगे, देखो टर्म सिंबल निकालोगे, टर्म सिंबल इक्वल, देखो ये सिग्मा, सिग्मा टर्म हो गई, स्पिन मल्टीप्लिसिटी कितनी आ रही है 1, राइट सुपरस्क्रिप्ट पर क्या काम में लोगे प्लस, यहाँ पर क्या काम में लोगे आप जीरेड। ये टर्म सिंबल हो गया किसका, ये टर्म सिंबल हो गया भाई हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का टर्म सिंबल हो गया। अब बात करते हैं अपन दूसरा मॉलिक्यूल देख लेते हैं। जैसे सपोज करो अपन बात करें यहाँ पर H2+ की, H2+, इसके लिए टर्म सिंबल देखना है। चलो इसके लिए देखेंगे तो इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दो भाई तो H2+ आ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो क्या होगा सिग्मा जीरेड, और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन अपन निकाल देंगे तो 1 हो जाएगा, होगा नहीं होगा? तो कुल मिलाकर यहाँ पर यह हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है इसमें, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, m की वैल्यू 0 होगी सही। इसके लिए अब s की वैल्यू की बात करोगे तो s की वैल्यू 1/2 होगी, s की वैल्यू कितनी हो गई 1/2, ठीक, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो 2s + 1 इक्वल 2 हो जाएगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, 2s + 1 इक्वल कितना हो गया 2 हो गया, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर ये हो जाएगा, L की वैल्यू की बात करें तो एक इलेक्ट्रॉन है तो इसके लिए m की वैल्यू 0 है ना, तो एक इलेक्ट्रॉन के लिए 0 ही होगा, तो 0 0 पर टर्म हो गया यहाँ पर वापस सिग्मा, सिग्मा का केस है इसलिए क्या काम में लोगे प्लस काम में लोगे, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन है तो केवल G बचेगा, जीरेड हो जाएगा, 2 होता तो जीरेड इंटू जीरेड, तब भी जीरेड आता, तो टर्म सिंबल यहाँ पर क्या होगा, देखो स्पिन मल्टीप्लिसिटी 2 हो गए, 2 यहाँ पर सिग्मा और जीरेड यहाँ पर प्लस, ये हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। देखो नेक्स्ट केस, जैसे मान लो यहाँ पर सिग्मा H2- का केस अपन ले लेते हैं, H2- का केस, देखो H2- का केस लोगे तो क्या होगा सिग्मा जीरेड 2, लेकिन अब एक इलेक्ट्रॉन और जोड़ दिया ना H2- तो एक इसके बाद वाले ऑर्बिटल में आएगा, तो पहले तो सिग्मा बॉन्डिंग फिर सिग्मा एंटी बॉन्डिंग, सिग्मा बॉन्डिंग जीरेड, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग अनजीरेड, तो यहाँ पर सिग्मा U1 होगा, ये इस तरह से है ना। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपको लिखना आना चाहिए, अभी मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दे भी दूंगा जिसके बेसिस पर अगर MOT नहीं पढ़ोगे तब भी आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख लोगे, ठीक है ना। अभी केवल हाइड्रोजन सिंपल मॉलिक्यूल्स अपन ले रहे हैं इसलिए डायरेक्ट बता रहा हूँ, अभी कुछ देर बाद मैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के बारे में थोड़ा सा आपको बता दूंगा, जिससे अगर जिसको नहीं आता इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन वो भी लिख सके। समझ में आ रहा है ना। तो देखो ध्यान देना, इसकी बात करें तो ये तो इसमें अब तो अनपेड इलेक्ट्रॉन इसमें है ना, जिसमें अनपेड आ रहा है मतलब जो लास्ट ऑर्बिटल है केवल उसको देखो आप, बाकी को देखने की आवश्यकता नहीं है, तो केवल इसको देखें। चलो इसको देखेंगे तो ये हो गया सिग्मा, ठीक है, सिग्मा अनजीरेड है, मतलब एंटी बॉन्डिंग का केस है, एक तरह से देखा जाए तो एक इलेक्ट्रॉन इसमें प्रेजेंट है, तो भाई सब कुछ सेम हो गया, ये तो ये सही केस हो गया, एक तरह से देखा जाए तो m की वैल्यू 0 है, तो केस यही हो गया ना, m की वैल्यू 0, एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, बिल्कुल केस ऐसा हो गया, बस यहाँ पर अनजीरेड है, अंतर सिर्फ इतना सा है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं, तो यहाँ पर सिग्मा अनजीरेड। तो कुल मिलाकर यहाँ पर जो एक इलेक्ट्रॉन है तो स्पिन s की वैल्यू हो जाएगी 1/2, तो 2s + 1 स्पिन मल्टीप्लिसिटी हो जाएगी 2, तो L की वैल्यू यहाँ पर होगी 0, तो टर्म होगी सिग्मा, सिग्मा का केस है इसलिए आप क्या काम में लोगे प्लस काम में लोगे, और यहाँ पर अनजीरेड है इसलिए आप क्यू काम में लोगे। तो कुल मिला के यहाँ पर जो टर्म सिंबल होगा इस केस में, टर्म सिंबल इक्वल क्या होगा, यहाँ पर टर्म सिंबल क्या होगा, देखो टो सिग्मा अनजीरेड यहाँ पर प्लस, ये इसके लिए टर्म सिंबल हो जाएगा। मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं होगा, सबके ये समझ में आ गया होगा। देखो नेक्स्ट केस यहाँ पर देखते हैं हम, नेक्स्ट केस यहाँ पर देखते हैं जैसे एक्साइटेड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। देखो एक्साइटेड स्टेट ऑफ H2 मॉलिक्यूल, एक्साइटेड स्टेट ऑफ H2 मॉलिक्यूल। देखो H2 मॉलिक्यूल की एक्साइटेड स्टेट की अगर बात करें तो क्या होगा, देखो एक्साइटेड स्टेट ऑफ H2 मॉलिक्यूल, अगर इसकी अपन बात करें
तो क्या होगा, समझ में आ रहा है? देखो यहाँ पर क्या होगा, ध्यान देना। देखो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन तो क्या है भाई, सिग्मा 1s2 या सिग्मा G2 कर दो। लेकिन अगर एक्साइटेड स्टेट की बात करें तो देखो ध्यान देना क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन इसके बाद वाले ऑर्बिटल में चला जाएगा तो सिग्मा G1 सिग्मा U1, ये यहाँ पर होगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? अब देखो इसके लिए अपन को देखना है, तो देखो कैसे करोगे। यहाँ पर ये दूसरा, ये एक जीरेड हो गया, ये दूसरा अनजीरेड हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन इसमें, 1 इलेक्ट्रॉन इसमें। m की अगर बात करते हैं तो m की वैल्यू सिग्मा के लिए 0 ही होती है। तो कुल मिलाकर अब देखो आप यहाँ पर देखो टर्म सिंबल आपको देखना है, तो देखो सबसे पहले तो देखो s की वैल्यू प्लस आप 1 हो गए, तो 2s + 1 इक्वल यहाँ पर कितना हो जाएगा 3, ठीक है ना। l की वैल्यू की बात करें तो 0 + 0 इक्वल 0 होगा, 0 पर टर्म कौन से हो गए, सिग्मा हो गई, 0 पर टर्म कौन से हो गए भाई, सिग्मा हो गई। देखो G × U इक्वल U होगा, अनजीरेड यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। सिग्मा का केस है तो क्या काम में लोगे, प्लस काम में लोगे, तो टर्म सिंबल यहाँ पर कुल मिलाकर क्या होगी, देखो यहाँ पर हो गया 3 सिग्मा और यहाँ पर प्लस और अनजीरेड, ये यहाँ पर हो जाएगी, ये इसके लिए टर्म सिंबल हो जाएगी। एक्साइटेड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के लिए ये टर्म सिंबल हो जाएगा। किसी को कोई डाउट है क्या, नहीं समझ में आ रहा है, कर सकते हो इस तरह से। अब देखो अभी तो क्या अपन हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की बात कर रहे थे, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल सबसे सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल हो गया, ठीक है ना। इसका टर्म सिंबल तो बहुत आसानी से आप निकाल ही सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी आपको सभी को पहले से ही पता होगा। लेकिन बाकी जो मॉलिक्यूल्स है हो सकता है सभी स्टूडेंट्स को उनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना नहीं आता है, इसलिए सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बात कर ले। देखो ध्यान देना, अगर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेस देन और इक्वल 14 है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो, लेस देन इक्वल 14 हो, तो एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल इस तरह से होती है। देखो सबसे कम सिग्मा जी, उससे ज़्यादा सिग्मा यू, फिर उससे ज़्यादा सिग्मा जी, फिर उससे ज़्यादा सिग्मा यू। समझ में आ रहा है ना। इससे ज़्यादा की अगर बात करें अपन क्या होता है, देखो यहाँ पर होता है पाई 2px, फिर इसके बराबर होता है पाई 2py, इससे ज़्यादा होता है सिग्मा बॉन्डिंग है तो यहाँ पर सिग्मा जी। समझ में आ रहा है। इसके बाद फिर आगे यहाँ पर आता है कंटिन्यू, आगे आपको लिखना है कंटिन्यू, आपको आगे लिखना है, तो यहाँ पर आता है भाई पाई 2px स्टार, फिर पाई 2py स्टार, और उसके बाद आता है सिग्मा यू। एक्चुअली सिग्मा जो यहाँ पर जी है वो यहाँ पर इस तरह से आप लिख सकते हो सिग्मा 1s बॉन्डिंग, ये सिग्मा 1s एंटी बॉन्डिंग, ये होता है सिग्मा 1s बॉन्डिंग, सिग्मा 1s एंटी बॉन्डिंग। फिर यहाँ पर देखो सिग्मा 2s बॉन्डिंग, सिग्मा 2s एंटी बॉन्डिंग, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग अनजीरेड है, सिग्मा बॉन्डिंग जीरेड है, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग अनजीरेड है, सिग्मा बॉन्डिंग जीरेड है, पहले बता चुका हूँ। सिग्मा बॉन्डिंग अनजीरेड, सिग्मा बॉन्डिंग जीरेड, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग अनजीरेड है। इसी तरह से देखो ये जो है पाई है ना, पाई बॉन्डिंग अनजीरेड होता है, जबकि पाई एंटी बॉन्डिंग जीरेड होता है। तो पाई बॉन्डिंग अनजीरेड है, यहाँ पर भी लिख सकते हैं पाई यू, पाई बॉन्डिंग अनजीरेड है, ये भी पाई यू, पाई बॉन्डिंग अनजीरेड है, ठीक है ना। ये सिग्मा बॉन्डिंग है इसलिए ये जीरेड है, ठीक है ना। यहाँ पर देखो ये पाई एंटी बॉन्डिंग है, पाई एंटी बॉन्डिंग, ये अनजीरेड जीरेड है, ये पाई एंटी बॉन्डिंग है, ये भी पाई एंटी बॉन्डिंग है तो जीरेड है। ये सिग्मा एंटी बॉन्डिंग है, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग है, ये अनजीरेड होगा, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग, इस तरह से, ठीक है ना। देखो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाते हैं ना अपन इस तरह से, देखो जैसे यहाँ पर ही कर देता हूँ 1, इस तरह से मैं बना देता हूँ, यहाँ पर इस तरह से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम अपन बना सकते हैं, है ना। एक बार मैं समझाने के हिसाब से आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर बार बार इसको बनाने की आवश्यकता नहीं होगी। इस तरह से इसको अपन यहाँ पर बना सकते हैं। यहाँ पर ये हो जाएगा, ये जैसे 1s2s2p, इसी तरह से 1s2s2p, यहाँ पर ये होगा।
ठीक है ना। अब समझना इसमें, देखो ध्यान देना आप, इसमें क्या होगा यहाँ पर देखो 1s से बनेगा सिग्मा 1s, फिर यहाँ पर सिग्मा 1s स्टार, फिर यहाँ पर सिग्मा 2s, फिर सिग्मा 2s स्टार, फिर यहाँ पर होगा पाई 2px बॉन्डिंग, पाई 2py बॉन्डिंग, फिर यहाँ पर होगा सिग्मा 2pz बॉन्डिंग, फिर यहाँ पर होगा देखो पाई 2px एंटी बॉन्डिंग, पाई 2py एंटी बॉन्डिंग, सिग्मा 2pz एंटी बॉन्डिंग। ये होता है जब इलेक्ट्रॉन्स की संख्या 14 से कम हो तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ये बनता है। समझ में आ रहा है ना। तो देखो ध्यान देना, यहाँ पर ये लिखा है क्योंकि सिग्मा बॉन्डिंग है इसलिए सिग्मा बॉन्डिंग जीरेड होता है, इसलिए अपन यहाँ पर सिग्मा जी लिख दिया। फिर ये सिग्मा एंटी बॉन्डिंग अनजीरेड होता है इसलिए यहाँ पर ये लिख दिया। फिर ये 2s का केस है इसलिए वापस सिग्मा ही आ गया यहाँ पर, है ना। मैंने 2s 3s ये यहाँ पर लिख के रखा है, ये वापस कौन सा हो गया 2s का केस है तो ये सिग्मा जीरेड और ये एंटी बॉन्डिंग इसलिए अनजीरेड। फिर इसकी बात करें तो देखिए पाई है, पाई बॉन्डिंग का केस है इसलिए यहाँ पर कौन 2px 2py हो गया, और पाई बॉन्डिंग का केस है ये अनजीरेड होता है इसलिए यहाँ पर अनजीरेड लिख दिया। फिर ये सिग्मा बॉन्डिंग का केस है सिग्मा 2pz ये वाला केस है यहाँ पर, समझ में आ रहा है। तो सिग्मा बॉन्डिंग का केस यहाँ पर देखा जाए तो एक्चुअली सिग्मा 2pz इस तरह से लिख सकते हैं, सिग्मा 2pz ये, और इसको अपन यहाँ पर ये सिग्मा क्योंकि बॉन्डिंग का केस है इसलिए सिग्मा जी यहाँ पर लिखा जा सकता है। समझ में आ रहा है तो कैसे लिखा। फिर उसके बाद देखो पाई 2px आ रहा है, पाई 2px यहाँ पर हो गया, एंटी बॉन्डिंग का केस है तो अनजीरेड आप इस जीरेड आप लिख सकते हो, ठीक है। ये भी पाई 2py एंटी बॉन्डिंग इसलिए जीरेड यहाँ पर लिख दिया। ये सिग्मा 2pz ये सिग्मा 2pz का केस है, यहाँ पर सिग्मा 2pz ही लिख देता होता है ना, सिग्मा 2pz एंटी बॉन्डिंग। और सिग्मा स्टार सिग्मा एंटी बॉन्डिंग क्या होता है अनजीरेड होता है इसलिए सिग्मा ये भी आप यहाँ पर लिख सकते हो। तो मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा ये कैसे लिखा, ये एक्चुअली इसके अकॉर्डिंग हमने लिखा है। बस यहाँ पर क्या है कि मैंने 1s 2s इस तरह से ना लिखकर डायरेक्ट जीरेड अनजीरेड लिख दिया, और वो मैं आपको बता ही चुका हूँ कि सिग्मा बॉन्डिंग जीरेड, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग अनजीरेड, पाई बॉन्डिंग अनजीरेड, पाई बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग जीरेड, इस तरह से कंटिन्यूस सीक्वेंस आगे चलेगा, वो सब मैंने आपको बता दिया। देखो अगर अब इलेक्ट्रॉन्स की संख्या जो यहाँ पर टोटल इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स की संख्या 14 से ज़्यादा हो तो क्या होगा। देखो अगर इलेक्ट्रॉन्स की संख्या 14 से ज़्यादा हो तो क्या होता है, उस कंडीशन में ये एक्सचेंज हो जाता है। इलेक्ट्रॉन्स की संख्या यदि ग्रेटर देन 14 हो, ये तो 14 तक है, इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी हो 14 और लेस देन 14 ये हो तो आपको ये काम में लेना है। और इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ग्रेटर देन 14 हो तो आप इसको रिवर्स करते हो, इसको क्या कर देते हो रिवर्स, ठीक है ना। तो उस कंडीशन में ये क्या होगा सिग्मा 2pz नीचे आ जाएगा और पाई 2px पाई 2py ऊपर चला जाएगा, पाई 2px और पाई 2py ऊपर चला जाएगा। बाकी सब कुछ सेम है, केवल ये रिवर्स कर दो, इसको या कर दो, बाकी सब एज इट इज रहेगा, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर अगर इलेक्ट्रॉन्स 14 से ज़्यादा है तो इस तरह से अपन यहाँ पर करेंगे। तो यहीं पर लिख देता हूँ, चलो मैं इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ग्रेटर देन 14 है तो आपको क्या करना है, सब कुछ सेम रहेगा, केवल यहाँ पर चेंज होगा, ठीक है ना। तो ये तो सेम रहेगा ही, सेम केवल इसी को लिख दो सिग्मा जीरेड सिग्मा अनजीरेड सिग्मा जीरेड सिग्मा अनजीरेड, समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब यहाँ पर अपन बात करेंगे, यहाँ पर क्या है कि अगर इलेक्ट्रॉन्स की संख्या 14 से ज़्यादा है तो यहाँ पर एक्सचेंज होगा। यहाँ पर कैसे एक्सचेंज होगा कि ये तो यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ चला जाएगा, ये रिवर्स होगा, ठीक है। पहले कौन आएगा, अब ये वाला सिग्मा 2pz पहले आएगा, तो सिग्मा 2pz को डायरेक्ट सिग्मा जीरेड लिख दो। फिर उसके बाद आएगा अब ये बाद में आएगा, तो यहाँ पर डायरेक्ट अब क्या लिख दूँ मैं पाई यू, और दोनों की एनर्जी बराबर है पाई यू, लिख सकता हूँ इसे, आप चाहो तो ये भी लिख सकते हो पाई 2px पाई 2py भी, कोई फर्क नहीं पड़ता, समझ में आना चाहिए कुल मिलाकर। अब आगे बिल्कुल सेम है, आगे कोई चेंज नहीं हो रहा, तो यहाँ पर डायरेक्ट ही लिख देता पाई जीरेड, तो ग्रेटर देन पाई जीरेड, और उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद आएगा सिग्मा अनजीरेड। अब समझ में आ गया होगा ये हमने कैसे लिखा है। किसी को कोई डाउट है क्या, ये कुल मिला के एमओटी के बेसिस पे लिखा है। फिर भी अगर किसी को डाउट हो तो एमओटी की वीडियो एक बार देख लेना, बहुत ही अच्छे से आपकी समझ में आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं आएगी। समझ में आ गया यहाँ तक,
ठीक है ना। अब देखो अभी तक हम जो बात कर रहे थे वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन केवल हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का ही ले रहे थे, उसी की टर्म सिंबल अपन ने निकाली। अब कुछ एक्स्ट्रा मॉलिक्यूल्स की यहाँ पर बात करते हैं। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं B2 मॉलिक्यूल। B2 मॉलिक्यूल की बात करें, देखो B2 मॉलिक्यूल्स में इलेक्ट्रॉन्स देखो कितनों का, बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5 होता है, तो 5 × 10, 5 × 2 10 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे टोटल B2 में। भाई बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5 है, तो 5 इलेक्ट्रॉन बोरॉन में, तो B2 मॉलिक्यूल के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा ना। 10 इलेक्ट्रॉन्स भरना है, देखो लेस देन 14 का केस है, लेस देन 14 का केस है, तो ये वाला सीक्वेंस काम में लेना है। इलेक्ट्रॉन्स भर के देखो 10 इलेक्ट्रॉन, दो सिग्मा के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, तो सिग्मा 0 फिर सिग्मा अनजीरेट 2, फिर सिग्मा 0 फिर सिग्मा अनजीरेट 2, कितने हो गए 2 4 6 8 हो गए। आपको 10 बनने हैं, तो इसके बाद यहाँ पर आओगे तो देखो ये बराबर एनर्जी के, तो इलेक्ट्रॉन कैसे भरोगे, जैसे यहाँ पर लिख देता हूँ पाई अनजीरेट 1 फिर इक्वल पाई अनजीरेट 1, ऐसे यहाँ पर भरोगे। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, कोई डाउट है क्या। अब देखो इसके लिए टर्म सिंबल निकालना है, तो डायरेक्ट आप जिसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है या फिर जो लास्ट का है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है उसको देखना है, मतलब लास्ट के ऑर्बिटल देखना है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। इसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है ना, ये आपको देखना है। समझ में आ रहा है, चलो इसको करके देखें हम, ठीक है ना। देखो इसको लिख लेता हूँ डायरेक्ट में पाई U1, ठीक है ना। इसको ऐसे लिख दो, ये पाई 1 2 हो गया। देखो m की वैल्यू +1 -1, इलेक्ट्रॉन एक किसमें है, एक इलेक्ट्रॉन इसमें है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, तो कुल मिलाकर देखो s की वैल्यू प्लस आप 1 हो गई, तो 2s + 1 इक्वल यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है ना। देखो l की बात करेंगे तो 1 - 1 इक्वल 0 होगा, 0 पर टर्म कौन से होगी, सिग्मा होगी। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। होमोडाइटोमिक मॉलिक्यूल्स का केस है ना, तो जीरेड अनजीरेड काम में लेते हैं, तो देखो ध्यान देना ये अनजीरेड ये भी अनजीरेड, अनजीरेड हो गया ना, तो यहाँ पर होगा अनजीरेड इंटू अनजीरेड इक्वल जीरेड होता है। देखो पाई का केस है, स्पिन मल्टीप्लिसिटी 3 आ रही है, तो यहाँ पर क्या काम में लोगे, यहाँ पर आप काम में लोगे प्लस काम में लोगे, सॉरी माइनस काम में लोगे, तो 2s + 1 इक्वल यहाँ पर 3 है पाई के केस में, इसलिए यहाँ पर क्या काम में लोगे माइनस। तो टर्म सिंबल इसके लिए क्या होगी भाई, इसके लिए टर्म सिंबल होगी देखो 3 सिग्मा, टर्म सिग्मा आ रही है, माइनस काम में लोगे माइनस, और क्या काम में लोगे जीरेड, यहाँ पर ये होगा। तो इसके लिए टर्म सिंबल होगी 3 सिग्मा माइनस जीरेड। ध्यान देना ये जो प्लस है और माइनस है ये केवल और केवल आपको किसके केस में काम में लेने हैं, एक केवल और केवल आपको सिग्मा के केस में काम में लेने हैं। बाकी जो पाई होता है, डेल्टा होता है, फाई होता है एटसेट्रा, उनमें आपको प्लस या माइनस ऊपर काम में नहीं लेना। मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा कि बोरॉन के लिए टर्म सिंबल आपने कैसे निकाला। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, किसी को कोई डाउट है क्या। अब देखो नेक्स्ट मॉलिक्यूल लेकर हम यहाँ पर देखते हैं। देखो नेक्स्ट मॉलिक्यूल ले लेते हैं, जैसे सपोज कर अपन बात करें C2 मॉलिक्यूल की, C2 मॉलिक्यूल देखो C2 मॉलिक्यूल के केस में 6 × 2 12 इलेक्ट्रॉन्स है। देखो लेस देन 14 है, इसके अकॉर्डिंग चलोगे इलेक्ट्रॉन्स भरो, कैसे भरोगे देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अपन को पता है सब कुछ तो काम में लेते नहीं कि लास्ट के ऑर्बिटल्स अपन काम में लेते हैं, तो उसी हिसाब से देख ले। देखो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें भरोगे, फिर 2 इसमें, तो 2 4 6 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ तक हो जाएगा। फिर आगे इलेक्ट्रॉन भरोगे, टोटल कितना बनना है 10, टोटल कितना बनना है 12, 8 तो यहाँ तक होगा, 2 4 6 8 12 इलेक्ट्रॉन करना है। तो देखो 9 10 11 12, तो कुल मिलाकर ये होगा कि पाई U2 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर आएगा। डायरेक्ट इसी को लिख दो ना, पाई U2 ये यहाँ पर होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, है ना। लास्ट का लिख दिया, पूरा नहीं भरा। आप चाहो तो पूरा भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फाइनली काम तो हमें यही लेना है, इसलिए मैंने डायरेक्ट ही इसी को लिख दिया। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर देखो आप इलेक्ट्रॉन्स, इसमें 2 है, इसमें भी कितने 2 इलेक्ट्रॉन्स है या नहीं है, ये अनजीरेड, ठीक है। m की बात करें तो +1 -1, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। अब देखो सबसे पहले s प्लस हाफ माइनस हाफ सभी इलेक्ट्रॉन्स के लिए निकालो, प्लस हाफ माइनस हाफ, तो s = 0 हो गया।
एस इक्वल 0 हो ही गया भाई यहाँ पर, तो कुल मिला के 2s प्लस 1 स्पिन मल्टीप्लिसिटी यहाँ पर 1 आएगी, आएगी नहीं आएगी, आएगी ना स्पिन मल्टीप्लिसिटी 1। एल की वैल्यू की बात करें सभी इलेक्ट्रॉन्स के लिए जोड़ो +1 +1 -1 -1, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है इसमें 2 है, तो +1 +1 -1 -1 इक्वल 0, 0 पर टर्म कौन सी होगी, सिग्मा होगी, ठीक है ना। अब देखो आप ये देखो इसके लिए 2 इलेक्ट्रॉन है तो क्या होगा, अनजिरेड 2 इलेक्ट्रॉन है, फिर अनजिरेड, फिर इसके लिए देखो इसके लिए भी 2 इलेक्ट्रॉन है तो अनजिरेड इंटू अनजिरेड होगा, अनजिरेड इंटू अनजिरेड होगा नहीं होगा, अनजिरेड इंटू अनजिरेड जिरेड होगा, अनजिरेड इंटू अनजिरेड जिरेड होगा, और जिरेड इंटू जिरेड इक्वल जिरेड होगा। इस तरह से आपको चलना है, समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर हो गया जिरेड भाई, ठीक है। अब देखो स्पिन मल्टीप्लिसिटी कितनी आ रही है, स्पिन मल्टीप्लिसिटी आ रही है 1 स्पिन मल्टीप्लिसिटी आएगी और पाई का केस है, तो यहाँ पर क्या काम में लोगे, डायरेक्ट यहीं पर लिख दो प्लस आप काम में लोगे। तो इसके लिए टर्म सिंबल कौन सा बन गया, टर्म सिंबल बन गया 1 सिग्मा और प्लस आप काम में लोगे प्लस और यहाँ पर लोगे जिरेड। तो इसके लिए टर्म सिंबल हो गया भाई 1 सिग्मा प्लस जिरेड, ये इसके लिए टर्म सिंबल बन गया। समझ में आ रहा है ना। अब देखो इसी में थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, जैसे सपोज करो मुझे C2 प्लस के लिए टर्म सिंबल निकालना है, C2 प्लस के लिए टर्म सिंबल निकालना है, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होगा भाई, C2 प्लस में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दे, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दे, तो यहाँ पर क्या होगा π2 πu2 इक्वल πu1, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो केवल ये बचा। अब इसके लिए देखो आप यहाँ पर देखो ये इसमें 2 इलेक्ट्रॉन इसमें 1 इलेक्ट्रॉन होगा नहीं होगा, देखो +1 -1, समझ में आ रहा है, ठीक है ना। ये अनजिरेड ये जिरेड, सॉरी ये भी अनजिरेड, दोनों ही क्या है अनजिरेड, ठीक है ना। अब देखना है देखो एस की वैल्यू की बात करें तो +1 -1 +1 मतलब प्लस हाफ हो गया, तो 2s + 1 की बात करें तो 2s + 1 इक्वल यहाँ पर हो जाएगा 2, समझ में आ रहा है ना। एल की बात करें तो एल की वैल्यू +1 +1 -1, तो देखो 1 +1 -1 इक्वल +1, 1 पर क्या हो गया भाई 1 आ गया ना, 1 पर टर्म कौन सी होगी, 1 पर होगी सिग्मा पाई, पाई यहाँ पर टर्म हो जाएगी, ठीक है ना। अब जिरेड अनजिरेड देखना है, 2 इलेक्ट्रॉन है तो देखो अनजिरेड इंटू अनजिरेड, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पर होगा अनजिरेड, देखो अनजिरेड इंटू अनजिरेड क्या होगा जिरेड, और इस किससे मल्टीप्लाई करोगे आप अनजिरेड से, तो क्या होगा जिरेड इंटू अनजिरेड, अनजिरेड यहाँ पर आपको काम में लेना है। अब देखो टर्म सिंबल आप निकालो तो टर्म सिंबल क्या होगी भाई, यहाँ पर देखो स्पिन मल्टीप्लिसिटी 2 पाई आ रहा है, यहाँ पर आएगा अनजिरेड, प्लस माइनस यहाँ पर काम में लेंगे ही नहीं, क्यों, क्योंकि प्लस और माइनस तो केवल किसके केस में काम में लेते हैं, प्लस और माइनस काम में लेते हैं, किसके केस में, केवल सिग्मा के केस में काम में लेते हैं। किसी को कोई डाउट है क्या, नहीं समझ में आ रहा है सभी को। अब देखो ये तो केस हो गया किसका, C2 प्लस का। अब सपोज कर अपन बात करते हैं C2 माइनस की, यहीं पर चेंज कर देता हूँ, C2 माइनस की अपन बात करते हैं, C2 माइनस की बात करें तो अब 13 इलेक्ट्रॉन हो गया, तो भाई यहाँ तो 12 इलेक्ट्रॉन हो ही गया ये, ठीक है ना। 1 इलेक्ट्रॉन और बढ़ोगे तो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा नहीं जाएगा, तो कुल मिलाकर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन अब क्या होगा, नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन इसमें गया सिग्मा G1। अब देखो ये तो फुल फिल्ड हो गया, अब लास्ट का ये तो केवल इसको देखो, बाकी से मतलब नहीं रहा अब अपन को, तो कुल मिलाकर यहाँ पर जब हम देखेंगे तो केवल इसकी बात करेंगे हम, इसके, तो यहाँ पर ये केस हो गया, केवल 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, जिरेड ये है इसे क्योंकि बॉन्डिंग है इसलिए जिरेड आ गया, m की वैल्यू इसके लिए 0 होगी सही, तो कुल मिला के एक इलेक्ट्रॉन है तो क्या होगा, s की वैल्यू 1/2, तो 2s + 1 इक्वल यहाँ पर हो जाएगा 2, समझ में आ रहा है ना। l की वैल्यू 0, 0 पर टर्म यहाँ पर हो जाएगी सिग्मा, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। अब देखो ध्यान देना, सिग्मा का केस है, इसका सिग्मा का केस है इसलिए यहाँ पर प्लस आप काम में लोगे, समझ में आ रहा है। एक की ये जिरेड है इसलिए जी काम में लोगे, तो टर्म सिंबल यहाँ पर क्या बन गया, देखो 2 यहाँ पर होगा ये सिग्मा, सिग्मा और यहाँ पर आप क्या काम में लोगे, प्लस काम में लोगे, यहाँ पर क्या काम में लोगे, जिरेड आप काम में लोगे। तो इसके लिए जो टर्म सिंबल आ गया C2 माइनस के लिए, C2 माइनस के लिए टर्म सिंबल कितना होगा भाई, C2 माइनस के लिए टर्म सिंबल होगा 2 सिग्मा G प्लस, 2 सिग्मा G प्लस यहाँ पर टर्म सिंबल होगा नहीं होगा। अब देखो ये क्लियर है, समझ में आ रहा है सभी के। अब अपन बात करते हैं C2 - 2 की,
C2 -2 लोगे तो 1 इलेक्ट्रॉन और बढ़ा दो, 14 इलेक्ट्रॉन होगा। 14 इलेक्ट्रॉन होगा तो 1 इलेक्ट्रॉन इसमें और चला जाएगा, तो यहाँ पर 2 होगा, यहाँ पर 2 होगा, तब ये हो गया। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? अब देखो, अब प्लस हाफ माइनस हाफ, जिसकी वैल्यू होगी 0, तो 2s + 1 इक्वल हो गया 1। समझ में आ रहा है? एल की वैल्यू 0 + 0 = 0 ही रहेगी, तो टर्म होगी सिग्मा। सिग्मा का केस है तो प्लस काम में लोगे, यहाँ पर होगा जीरेड इंटू जीरेड इक्वल जीरेड, टर्म सिंबल होगा। अब देखो यहाँ पर आ जाएगा इसकी मल्टीप्लिसिटी 1, सिग्मा का केस है तो भाई प्लस तो काम में लेना ही, यहाँ पर जीरेड यहाँ पर आएगा इसे, तो 1 सिग्मा प्लस जी, यहाँ पर क्या होगा टर्म सिंबल, 1 सिग्मा प्लस जी यहाँ पर टर्म सिंबल होगा। मेरे हिसाब से किसी को कोई डाउट अब यहाँ पर नहीं होगा। ध्यान देना, जीरेड अनजीरेड यहाँ पर इसलिए काम में ले रहे हैं क्योंकि हम जितने भी एग्जाम्पल अभी यहाँ पर ले रहे हैं, ये सारे के सारे एग्जाम्पल किसके, होमोडाइटोमिक मॉलिक्यूल के हैं, इसलिए हम यहाँ पर जीरेड अनजीरेड काम में ले रहे हैं। अगर हेट्रोडाइटोमिक मॉलिक्यूल का केस होगा तो आपको जीरेड या अनजीरेड काम में नहीं लेना। समझ में आ रहा है? अब देखो नेक्स्ट मॉलिक्यूल यहाँ पर हम लेकर देखते हैं। यहाँ तक तो मेरे हिसाब से किसी को कोई डाउट नहीं होगा, सबके समझ में आ गया होगा। समझ में आ रहा है ना? अब देखो नेक्स्ट केस यहाँ पर हम लेकर देखते हैं। जैसे NO की बात करते हैं, NO मॉलिक्यूल की बात करें, देखिए इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 7 + 8 15 इलेक्ट्रॉन है। अब देखो ग्रेटर देन 14 का केस है ना, तो ये केस होगा, ये क्या है, ग्रेटर देन 14 इलेक्ट्रॉन का केस है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स कितना हो गया, ग्रेटर देन 14, ग्रेटर देन 14 इलेक्ट्रॉन से तो आपको ये केस काम में लेना। 15 इलेक्ट्रॉन बनना है, 2 4 6 8 यहाँ तक हो गया, 8 के बाद 10, अब यहाँ पर चलना है, देखो 10 हो गया ना, 11 12 13 14, 14 यहाँ पर और फिर 15, मतलब यहाँ तक इलेक्ट्रॉन आ रहा है। तो मैं यहाँ से यहाँ पर बात कर सकता हूँ, देखो 2 4 6 8 10 यहाँ तक हो गया। डायरेक्ट यहाँ से लिखना शुरू कर देता हूँ मैं। यहाँ पर हो गया, देखो पाई यू तो इक्वल पाई यू फिर 2, फिर यहाँ पर देखो पाई जी 1, ये हो गया ना, 2 4 6 8 10, 10 के बाद 11 12 13 14, 14 यहाँ तक हो गया, फिर 15 इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा। तो देखो अपन को केवल इससे मतलब है, समझ में आ रहा है ना? तो यहाँ पर देखो आप इलेक्ट्रॉन्स भरो, देखो ये पाई ऑर्बिटल 2 होते हैं ना, लेकिन इसके अंदर तो कोई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। यहाँ पर भी लिख देता हूँ पाई जी, इसके अंदर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं, खाली है। तो देखो यहाँ पर अब ये हो गया, ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन इसमें है, ये खाली, इसके अंदर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, +1 -1, ठीक है ना। ये जीरेड इसका केस है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? एस की वैल्यू हो गई 1/2, 2s + 1 की वैल्यू हो गई यहाँ पर कितनी, 2 हो जाएगी। समझ में आ रहा है ना? देखो एल की वैल्यू की बात करें तो +1, इसमें तो इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो 1 पर टर्म हो गया यहाँ पर पाई। समझ में आ रहा है ना? देखो ध्यान देना, ये हेट्रोडाइटोमिक मॉलिक्यूल है, हेट्रोडाइटोमिक मॉलिक्यूल है NO, तो प्लस माइनस काम में लोगे क्या, नहीं लोगे। देखो NO हेट्रोडाइटोमिक है, डाइएटोमिक मॉलिक्यूल, इसका मतलब क्या हुआ, प्लस माइनस काम में नहीं लोगे। देखो नॉट यूज्ड J और U, यहाँ पर आप G और U काम में नहीं लोगे। और टर्म सिग्मा थोड़ी पाई है ना, तो इसका हमने प्लस या माइनस भी यहाँ पर काम में नहीं लोगे। तो कुल मिला के टर्म सिंबल यहाँ पर होगा, देखो ये 2 पाई, ये G या जीरेड या अनजीरेड काम में लोगे नहीं। सिग्मा का केस होता है तो प्लस माइनस काम में लेते, नॉर्मल केस में प्लस माइनस भी आप काम में नहीं लेते। तो कुल मिलाकर इसके लिए जो NO मॉलिक्यूल है, इसके लिए टर्म सिंबल क्या होगी, NO मॉलिक्यूल के लिए टर्म सिंबल होगी 2 पाई। अगर आप गलती से यहाँ पर इस तरह से लिख देते हो 2 पाई G या 2 पाई अनजीरेड इस तरह से, तो ये गलत होगी, ये टर्म सिंबल सही नहीं होगी, क्योंकि ये हेट्रोडाइटोमिक मॉलिक्यूल है NO, इसके लिए जीरेड या अनजीरेड काम में नहीं लिया जाता। मेरे हिसाब से किसी को कोई डाउट नहीं होगी। तो यहाँ पर टर्म सिंबल एक्चुअली ये होगा, ठीक है ना। देखो नेक्स्ट है ऑटो मॉलिक्यूल, हम लेकर देखते हैं। चलो ऑटो मॉलिक्यूल की बात कर लेते हैं भाई। ऑटो मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के केस में क्या करना है, देखो ऑटो मॉलिक्यूल यहाँ पर लेते हैं। ऑटो मॉलिक्यूल लेकर देखें ऑटो मॉलिक्यूल का केस। देखो ऑटो मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 8 8 16 इलेक्ट्रॉन, ग्रेटर देन 14 है, मतलब इसके अकॉर्डिंग चलोगे तो 2 4 6 8 10 11 12 13 14 तक हो गया। लेकिन यहाँ पर क्या 16 है ना, तो 14 तक तो यहाँ पर हो ही गया।
तो 15 16, मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसमें एक इलेक्ट्रॉन इसमें। डायरेक्ट इसी को लिख दो, डायरेक्ट इसको लिखूंगा तो यहाँ पर होगा पाई जी 1 इक्वल पाई जी 1, ये यहाँ पर होगा। समझ में आ गया होगा। फिर काउंट कर लो, 2 4 6 8 10 11 12 13 14 15 16, इसमें भी 1 इसमें भी 1, ये यहाँ पर होगा। समझ में आ रहा है। अब देखो इसमें इलेक्ट्रॉन्स भर के देखो भाई, 1 इलेक्ट्रॉन इसमें 1 इसमें, +1 -1, ये जीरेड ये भी जीरेड हो गया। अब देखते हैं टर्म सिंबल, तो देखो ध्यान देना, s की वैल्यू +हाफ 1 हो गया, तो 2s + 1 यहाँ पर हो जाएगा 3। समझ में आ रहा है ना। l की बात करेंगे तो +1 -1 इक्वल 0, 0 पर यहाँ पर होगा सिग्मा टर्म। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। देखो केस किसका है, पाई का है, पाई का केस है इसलिए यहाँ पर पाई का केस है, और 2s + 1 3 आ रहा है इसलिए यहाँ पर माइनस अपन काम में लेंगे। देखिए जीरेड ये जीरेड, तो जीरेड इंटू जीरेड है इसलिए यहाँ पर जीरेड अपन काम में लेंगे। तो टर्म सिंबल यहाँ पर कुल मिलाकर क्या होगी, 3 सिग्मा जीरेड और यहाँ पर माइनस। तो ऑटो मोलिक्यूल के लिए टर्म सिंबल क्या होगी भाई, ऑटो मोलिक्यूल के लिए टर्म सिंबल होगी 3 सिग्मा जीरेड माइनस 3 सिग्मा जीरेड माइनस, ये इसके लिए टर्म सिंबल हो जाएगी। अब देखो ये ऑटो का केस हो गया। अब मान के चलो जैसे आपको ऑटो माइनस की बात करनी, ऑटो माइनस की बात करनी तो एक इलेक्ट्रॉन और जोड़ दो, माइनस हो गया ना, एक इलेक्ट्रॉन और जोड़ेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएगा, तो क्या होगा पाई जी 2 इक्वल पाई जी 1, ये होगा ना भाई। तो यहाँ पर इस तरह का केस हो गया 1, इसमें देखो ये केस हो गया +1 -1। समझ में आ रहा है ना, जीरेड ठीक है। अब देखो s की वैल्यू +हाफ -हाफ -हाफ +हाफ -हाफ +हाफ -हाफ, तो s इक्वल +हाफ हो गया, s इक्वल +हाफ हो गया, तो 2s + 1 इक्वल यहाँ पर 2 हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। l की बात करें तो +1 + 1 -1, तो देखो 1 + 1 -1 इक्वल 1, 1 पर टर्म कौन सी होगी, पाई होगी। समझ में आ रहा है ना। फिर जीरेड अनजीरेड, अच्छा यहाँ पर देख लो पाई का केस है, पाई का केस है तो प्लस या माइनस तो काम में लोगे ही नहीं, ठीक है। जीरेड अनजीरेड काम में लगेंगे क्योंकि होमोडाइटोमिक का केस है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर हो गया, देखो इसके लिए देखो आप 2 इलेक्ट्रॉन है तो जीरेड इंटू जीरेड, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है इसलिए यहाँ पर केवल जीरेड, जीरेड इंटू जीरेड जीरेड और जीरेड इक्वल जीरेड, तो यहाँ पर जी काम में लेंगे। तो टर्म सिंबल क्या होगा, टर्म सिंबल होगा 2 पाई जी, ये यहाँ पर टर्म सिंबल होगा। मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा कि ऑटो माइनस का जो टर्म सिंबल है वो 2 पाई जी कैसे आया। समझ में आ रहा है, किसी कोई डाउट है क्या। अब देखो ऑटो प्लस के लिए बात कर लेते हैं, जैसे ऑटो प्लस के लिए टर्म सिंबल देख लेते हैं। देखो ऑटो प्लस की बात करेंगे तो इसमें से 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, तो 1 इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो केवल ये बचेगा, तो यहाँ पर क्या होगा कुल मिलाकर, देखो पाई जी 1 इक्वल पाई जी 0, इसका 1 इलेक्ट्रॉन आपने निकाल दिया, ठीक है ना। तो यहाँ पर केस ये हो गया, ये केस हो गया। देखो 1, इसमें कोई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, देखो ये जी +1 -1, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। तो देखो s की वैल्यू होगी 1/2, s की वैल्यू 1/2 होगी तो 2s + 1 इक्वल कितना हो जाएगा 2, और यहाँ पर l की वैल्यू 1, l की वैल्यू 1 पर पाई हो गया, और यहाँ पर केवल g है तो जीरेड, इसमें कोई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो कुल मिला के 2 पाई जी यहाँ पर टर्म सिंबल होगा। तो ऑटो प्लस के लिए भी टर्म सिंबल क्या होगा 2 पाई जी, ऑटो माइनस के लिए भी टर्म सिंबल क्या होगा 2 पाई जी, दोनों के लिए यहाँ पर टर्म सिंबल क्या होगा 2 पाई जी यहाँ पर टर्म सिंबल होगा। तो अब मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा, मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा कि किसी मॉलिक्यूल्स के लिए आप टर्म सिंबल किस प्रकार से डिसाइड करोगे। देखो केस बिल्कुल सेम है, टफ कुछ भी नहीं है, बहुत ही आसान काम है, बहुत ही आसानी से आप टर्म सिंबल्स की कैलकुलेशन कर सकते हो। जैसे एटॉमिक टर्म सिंबल के करते वैसे मॉलिक्यूलर टर्म सिंबल के करते, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकालने का तरीका बिल्कुल सेम है, एल की वैल्यू निकालने का तरीका भी बिल्कुल सेम है। अंतर क्या है कि यहाँ पर सिग्मा के केस में 0, पाई के केस में +1 -1, डेल्टा के केस में +2 -2, इस तरह से काम में लेते हैं। समझ में आ रहा है ना। एल की वैल्यू के बेसिस पे टर्म 0, 1, 2, 3 पर टर्म सिग्मा पाई डेल्टा फाई बन जाएगी।
समझ में आ रहा है ना। सिग्मा का केस है तो प्लस या फिर माइनस राइट सुपरस्क्रिप्ट पर हम काम में लेते हैं, प्लस सिग्मा के केस में काम में लेते हैं। पाई के केस में स्पिन मल्टीप्लिसिटी 3 आती है तो माइनस काम में लेते हैं, तो 1 आती है तो प्लस काम में हम लेते हैं। समझ में आ रहा है ना। अगर होमोडाइटोमिक मॉलिक्यूल का केस है तो जीरेड अनजीरेड काम में लेते हैं, लेकिन हेट्रोडाइटोमिक मॉलिक्यूल का केस है तो जीरेड अनजीरेड अपन काम में नहीं लेते। तो मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा, किसी को अब यहाँ तक किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं होगा। जरूरी नहीं आप इन्हीं मॉलिक्यूल्स की बात करें, और भी एग्जाम्पल्स लेकर आप उनके भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। मर्जी से कितने भी केस यहाँ से बनाए जा सकते हैं। किसी को कोई डाउट है क्या? नहीं है ना। चलो करो इसको कंप्लीट नोट।